हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपी बार काउंसिल का जो 5th इंटरव्यू होने जा रहा है 29 और 30 मार्च को जो भी कैंडिडेट इस इंटरव्यू को दे रहे हैं उनको इंटरव्यू देते समय कौन सी 5 बातों का ध्यान रखकर इंटरव्यू देने जाना है, और जो भी आपका इंटरव्यू 8 और 9 मार्च को हुआ था उसमें कैंडिडेट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट मैं बता दूं, इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं यूट्यूब पे। आप इन वीडियो को एक बार देखना जिससे आपको हेल्प मिलेगी। फर्स्ट वीडियो आपका ये है जिसमें मैंने आपका इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप पर बताया है। ऐसे ही आपका ये वीडियो है, एक ये वीडियो है और आपका एक ये वीडियो रहने वाला है। इन जब 4 वीडियो को आप देख लोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपका जो अलग अलग डेट पर जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया है उसमें आपका कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे आपको इंटरव्यू की तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट आपका जो भी इंटरव्यू आप तक कंडक्ट कराए गए हैं और जिनके आपका रिजल्ट आ चुके हैं, मैं उसमें आपका कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं और कितने पास हुए हैं और कितने आपके अपीयर्ड हुए थे, इन चीज़ों को आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो आप ये देखिए, जो आपका 11 और 12 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था इसमें आपके जो टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे उनकी जो संख्या है वो आपकी 7312 है। जिसमें से पास हुए हैं उनकी संख्या की बात करूं तो 6474 लोग यहाँ पर क्या हुए, पास हुए हैं। फेल की संख्या की बात करूं तो 838 लोग आप पर यहाँ पर फेल हुए हैं। आप ये आइडिया लगा सकते हो लगभग 10 से 11% लोग आपका इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। ऐसे आपका जो इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को हुआ था इसमें जो आपके टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे उनकी संख्या की बात करूं तो यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी 7361 है। यहाँ पर जो पास हुए हैं उनकी संख्या की बात करूँ तो 6444 लोग यहाँ पर पास हुए हैं। बात करूँ आपकी फेल की संख्या की तो यहाँ पर जो फेल हुए हैं वो आपके 917 लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो इंटरव्यू में आपका फेल की संख्या की बात करूँ तो 11 से 12% लोग यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो आप अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका इंटरव्यू 8 और 9 मार्च को हुआ था उसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवाहों की परीक्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपका जो गवाहों की जो परीक्षा होती है उसका जो प्रकार होता है वो आपका VSA में आप सेक्शन 143 पढ़ना। यहाँ पर 3 टाइप बताए गए हैं जो आपके गवाहों की परीक्षाओं से संबंधित है। पहला आपका मुख्य परीक्षा होती है, फिर आपकी प्रतिपरीक्षा होती है, फिर आपकी जो होती है वो आपकी पुनः परीक्षा होती है। ये आपका 3 परीक्षाएं होती हैं। आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आपका जो अंतरिम आदेश या इंटरिम ऑर्डर किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पर जवाब देना है इंटरिम ऑर्डर वह आदेश जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या कि वह आदेश जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा जारी किया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका इंटरिम आदेश। यह एक अस्थायी या अंतरिम निर्णय होता है जिसका क्या मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कि इसका जो मतलब होता है वो आपका या मकसद होता है कि जो निर्णय आपका दिया गया है उसको यथास्थिति उसकी बनाए रखना होता है। ये आपका इंटरिम आदेश का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका स्थगन, यानी कि जो स्टे ऑर्डर होता है इसे हम क्या कहते हैं,
तो आपको बताना है स्टे ऑर्डर का अर्थ है एक अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश जो किसी कानूनी कार्रवाई या अदालत के पहले निर्णय को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपका स्टे ऑर्डर का जो अर्थ हुआ है वो एक अदालत द्वारा जब निर्णय आपका या आदेश सुना दिया जाता है तो क्या करती है जो दूसरी अदालत होती है वो कार्रवाई के दौरान उस ऑर्डर पर रोक लगा देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका स्टे ऑर्डर। इसे हिंदी में क्या कहेंगे आपका स्थगन या अस्थायी निषेधाज्ञा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रेस जुडिकाटा। तो जब आप सीपीसी का सेक्शन 11 पढ़ना तो आपको पता चलेगा रेस जुडिकेटा का क्या अर्थ है। तो आपको पता होना चाहिए रेस जुडिकेटा को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका ए पार्टी है, ये आपका बी पार्टी है। इनके बीच क्या था कि न्यायालय में कोई बात पहले से ही आपका चल रहा था और उसमें आपका निर्णय आ चुका है। अब क्या हुआ कि अब ये फिर पहुंच गए, मान लीजिए पहला निर्णय आपका सुनाया गया था इलाहाबाद की न्यायालय द्वारा, अब ये पहुंच गए आपका कलकत्ता न्यायालय द्वारा यही निर्णय लेके। तो आपका रेस जुडिकेटा के तहत आपका ये बोला गया है कि एक बार किसी मामले पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला हो जाने के बाद उसी मामले को आप क्या करते हैं अन्य न्यायालय में दोबारा नहीं उठा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं आपका रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नए कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा है। तो आपको बताना है इनका मुख्य उद्देश्य भारत के आपराधिक कानून को आधुनिक समय की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना है। मतलब आपने देखा होगा जो आपके पुराने क्रिमिनल लॉज हैं ये आपका उस समय उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाए गए थे जहाँ पर आपका फ़ाइन भी कम रखा गया था और आपका पनिशमेंट भी कम रखा है। लेकिन आप अब देखिए तो अब कहीं ना कहीं व्यक्तियों का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो भी चेंज हुआ है। तो ऐसे में फ़ाइन कम और पनिशमेंट कम रखना तो अपराध को आपका कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है, क्योंकि जो दंड देने का तात्पर्य ये होता है कि अपराधी उस अपराध को ना करें दोबारा। तो आपका ये आपका मुख्य उद्देश्य रहा है। और आपका नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य पीड़ितों के अधिकार और कल्याण को प्राथमिकता देना है, खासकर महिलाओं और हाशिए के समुदाय जैसे कमज़ोर वर्गों के लोगों को कड़े प्रावधान, तुरंत जांच प्रक्रियाओं और निवारक दंडों को पेश करके यह कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में नए सिरे से विश्वास पैदा करने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा इसमें महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित आपके जो प्रोविज़न ऐड किए गए हैं। और आपका स्पीडी ट्रायल की बात की गई है, मतलब कोई भी वाद विवाद होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये आपका न्यू क्रिमिनल लॉज के आपके ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका एक अधिवक्ता के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं। तो आपका जो एडवोकेट एक्ट है 1961, इसमें आप इसके कर्तव्य पढ़ लेना, वहाँ पर बहुत सारे कर्तव्य दिए गए हैं। और आप अलग से भी ये जैसे आपका ये कर्तव्य ये हो गया है, जो भी आपका मुवक्किल है उसको आपको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है और उसके हितों की रक्षा करना है और उससे गोपनीयता बताए रखनी है। मतलब वो आपको जो भी जानकारी प्राप्त कराता है उसको आपको गोपनीय रखना है और निष्पक्षता उसमें दिखानी है। और क्या करना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो न्यायालय होता है उसकी आपको गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी है। और आपको क्या करना है, कानून का पालन करना है एक अधिवक्ता के तौर पर रहते हुए। और न्यायिक प्रक्रियाओं में आपको क्या करना है, सहयोग दिखाना है। अधिवक्ताओं के रूप में आपको क्या होना, जो आपके सहयोगी हैं उनको आपको क्या करना है, उनका सम्मान करना है। ये आपका अधिवक्ता के रूप में आपके कर्तव्य होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जो सेडिशन यानी कि राजद्रोह आपका है, इसका नया स्वरूप क्या है। तो जो आपका राजद्रोह है इसका नया स्वरूप आपका
VNS 2023 में राजद्रोह जो आपका IPC में डिफाइन है वो आपका 124A में है, आपको इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसकी जगह धारा 152 में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने को अपराध घोषित किया गया है। और जो धारा आपका 152 है, इसकी जो भाषा है वो आपका इस प्रकार है। धारा 152 के अनुसार जो कोई भी अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, वो क्या होगा? आपका दंडनीय होगा। ये आपका राजद्रोह सेडिशन का नया स्वरूप है। नेक्स्ट है आपका जो आपका भारतीय संविधान है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय संविधान है इसकी प्रमुख विशेषता आपका ये हो गया, ये आपका सबसे बड़ा संविधान है जिसमें आपके 395 अनुच्छेद और आपका 12 अनुसूचियाँ और आपके 22 भाग हैं। आप इस टाइप से बता सकते हो। एक आपकी ये विशेषता हो गई कि स्वतंत्र न्यायपालिका एक आपकी होगी, एक आपका हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की एक ये भी विशेषता है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका। एक या आपका ये हो गया संघीय व्यवस्था होती है उसका अनुसरण ये करता है। एक आपका हो गया संघात्मक और एकात्मक का ये मिश्रण है। और शक्तियों का एक आपका विभाजन हो गया, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। आपने देखा होगा कि केंद्र राज्य के बीच में आपका शक्तियों का यहाँ पर विभाजन भी देखने को मिलता है। इसमें आपको मूल कर्तव्य और आपका मूल अधिकार ये देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे भारतीय संविधान की विशेषताएं बता सकते हो। आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, इसका क्या अर्थ होता है? तो आपको बताना है यह एक कानूनी रिट आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने के संबंध के लिए आपका जारी किया जाता है। कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि आपको क्या है, अब अवैध रूप से आप कोई बंदी करता है, यानी कि पुलिस अधिकारी आपको अवैध रूप से बंद करता है, तब आप किसके माध्यम से न्यायालय में जाते हो? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से आप न्यायालय में जाते हो। आप बताते हो कि इन्होंने मुझे विदाउट रीजन बंद करके रखा है, तो जो भी आपका पुलिस अधिकारी होता है वो आपका वहाँ न्यायालय में जाता है, फिर वो कारण बताता है कि मैंने इनको क्यों बंद करके रखा है। कौन सी रिट होती है? ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा जो आपका संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी साल आपका 1949 में संविधान को अपनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।